नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक साथियों, कल हमने मॉक टेस्ट 4 की एक वीडियो अपलोड की थी जो पार्ट फर्स्ट था इस टेस्ट का, जिसमें हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न और हिंदी के 30 प्रश्न कराए थे। आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बाकी के 3 विषय अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण पूरे कराएंगे 30-30 अंक। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था, जो हमारा पूरा 150 अंक का मॉक टेस्ट है, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ ही उस टेस्ट की लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में देंगे। और हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, जिसमें आप सभी शिक्षक साथी यदि जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। उसमें हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट PDF वीडियो शेयर करेंगे। सो यदि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और कमेंट में दे रहे हैं। तो आप उस पर लिंक पर जा कर के और जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा टेस्ट। ये हमने कल एक पार्ट डाला है वीडियो का, उसमें हमने इसके 30 क्वेश्चन बाल विकास के और 30 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए हैं कंप्लीट, है ना। तो ये हमारे पहले से कंप्लीट दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सभी पर टिक लगे हुए हैं। ठीक है, यदि आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है इसका तो वो भी आप देख लीजिएगा और उसकी लिंक भी हम इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पहले पार्ट की। और अब हमारा हिंदी है तो हिंदी भी हमने कर लिया था, तो इसके भी हम नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे जैसे ही, तो हमारा तीसरा विषय जो अंग्रेजी है वो खुल के सामने आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द स्टार्स आर डायमंड्स इन द स्काई। तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है माय डियर टीचर? फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है आपका अलंकार। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है द स्टार्स आर डायमंड्स इन द स्काई। स्टार क्या हैं? डायमंड हैं आसमान में। मतलब स्टार को कोई दूसरी वस्तु बताया है। तो हमें यहाँ देखना है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु बता दिया जाता है, वहाँ पर मेटाफॉर होता है। मेटाफॉर मतलब होता है रूपक अलंकार। तो आपको अच्छे से समझना है, यहाँ स्टार्स को डायमंड बताया है। ठीक है, जो पोयम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप above the world so high like a diamond in the sky। तो इसमें तो लाइक शब्द का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ लाइक शब्द का यूज नहीं हुआ। हमें यहाँ देखना है सिमिली कहाँ होता है, जहाँ लाइक शब्द का उपयोग हो या एज शब्द का उपयोग हो। इन दो में से कुछ एक शब्द मिल जाए तो वहाँ सिमिली होता है, लेकिन यहाँ ना तो लाइक है ना एज है। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है जहाँ पर किसी निर्जीव चीज को सजीव की तरह बताया जाए, वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है मानवीकरण अलंकार। क्या होता है? मानवीकरण, है ना। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, जहाँ बढ़ा चढ़ा करके बात कर दिया जाए। जैसे मैं कह दूँ आई एम पावरफुल, मोर पावरफुल देन लॉयन, तो गलत हो जाएगा, मतलब हाइपरबोल हो जाएगा वो। इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के बात कह दी कि मैं लॉयन से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो है ना, वहाँ हाइपरबोल होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ लिखा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें भी हम फिगर ऑफ स्पीच ही आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब होता है पता करना, ठीक है, पहचान करना। द रेन डांस्ड ऑन द रूफ,
बारिश ने डांस किया रूफ पर। अब देखो बारिश जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव। तो बारिश डांस कर सकती है क्या? नहीं, लेकिन बारिश को डांस करते हुए बताया है, डांस करती हैं सजीव चीजें। तो जब निर्जीव को सजीव की तरह बता दिया जाता है वहां कौन सा होता है? हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। इस पे भी तो यही नहीं था टिक। अगला इसमें पूछ लिया, देखो यहां लिखा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच सी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। ठीक है, वह नाइटिंगेल की तरह गाती है। तो यहां हमने कहा था लाइक शब्द हो जाए, जहां तुलना की गई है लाइक शब्द के माध्यम से, या एज शब्द हो ए एस, तो वहां क्या होता है? सिमिली होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सिमिली। अब हम आगे देखेंगे आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें भी हमें फिगर ऑफ स्पीच पता करना है। आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है। तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बात कह दी है। क्या कह दिया है? कि मैंने तुमसे 1000 बार कहा है। ठीक है, तो जहाँ बड़ा चढ़ा करके बात होती है तो वहाँ क्यों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? आपको अभी हमने एक्सप्लेन किया था, वहाँ होता है हाइपरबोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हाइपरबोल हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब हमें एक्टिव पैसिव भी आना चाहिए, टेंस भी आना चाहिए प्रॉपरली। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो कि एक्टिव पैसिव पे वीडियो बनाएं, तो आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि सर एक्टिव पैसिव पर वीडियो बनाएं, तो हम कोशिश करेंगे, टाइम निकालेंगे, क्योंकि हम भी टीचर हैं तो हमें भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आप, यदि आवश्यकता है आपको, तो फिर हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज। तो यहाँ आर यूज हुआ है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। और जब कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसका जो हम पैसिव बनाते हैं तो उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, मतलब उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को। और हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो ए न्यू ब्रिज से शुरू होगा, तो इसमें सब में है ए न्यू ब्रिज। ठीक है, फिर न्यू ब्रिज एक है, ए न्यू ब्रिज, तो इज लगा है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस की लगती है, लगा दी। फिर बीइंग लगता है, लगा है इसमें, है ना। अब ये तीनों कट जाएंगे, बाज आना नहीं था, हैज बीन आना नहीं था, इज के बाद बिल्ट आना नहीं था। ठीक है, बीइंग लगना था। और बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है। और बाय देम, दे का देम हो जाता, तो हमारा पहला सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर ए। ठीक है, अगला हम देखेंगे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब इसका भी पैसिव वॉइस पूछ लिया उन्होंने, ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका बनेगा द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ऐसा जहां होगा हम देखेंगे द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज द नरेशन। अब यहाँ नरेशन चेंज करने की बात आ गई है, तो नरेशन भी हमारा टॉपिक रहेगा, तो हमें नरेशन चेंज करना आना चाहिए। तो यहाँ देखना है हमें कि यहाँ जो इसके दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट जो मैंने अंडरलाइन किया ये वाला, और एक ये वाला। जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखते हैं, ये फ्यूचर में होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट में चेंज हो जाती है, बिल का वुड हो जाता है ना। और जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये ऐसा चेंज होता है, शन अपॉन 1 2 3 समझना है। ठीक है, शन अपॉन 1 2 3। तो
जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का जो होता है, तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और सेकंड पर्सन के होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के नो चेंज होते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये ही से चेंज होगा, ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट, ही वुड, बिल का वुड होना है, हेल्प का हेल्प ही रहेगा, और यू सेकंड पर्सन है तो ये यू का ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ हिडन ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ यू का हो जाएगा मी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। चलिए आगे हम देखें, चेंज द नरेशन, सी सेड टू मी आई एम हैप्पी विथ यू। ठीक है, सी सेड टू मी आई एम हैप्पी विथ यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कैसा बनेगा, जो सेड टू है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सी टोल्ड मी ऐसा हो जाएगा। तो सी टोल्ड मी किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो बाकी हम इनको हटा देंगे। ठीक है, तो सी टोल्ड मी दैट, दैट लगा है, दोनों में लगा है। फिर हमारा देखना है हमें कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आई का सी हो जाएगा, है ना, तो सी है, इसमें भी सी है, लेकिन इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये भी कट गया। अब हमारा सही आंसर हो गया ए वाला। तो ठीक है, हम इस पे कर देंगे। आगे हम बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट टेंस, इनमें से हमें सही टेंस चूज करना है। ही बिलोंग टू द स्टेशन बिफोर आई अराइव्ड, तो हमें इसका सही आंसर देखना है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ इसका सही आंसर है हैड गॉन। यहाँ हमें देखना है कि यहाँ जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का सेटअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है हमारा हैड, हैड से हमें पता है पास्ट परफेक्ट। तो माय डियर टीचर्स, आपको यदि टेंस भी पढ़ना है तो भी उसके लिए कमेंट में बताएं, क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव की वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपको टेंस आते होंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो माय डियर टीचर्स, आपने टेंस पढ़े होंगे लेकिन अब अपन अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, किसी कारणवश काम भी इतने रहते हैं। ठीक है, और बच्चों को पढ़ाते हैं छोटी क्लास में, तो टेंस भी हम बहुत दिनों से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से वो डिलीट टाइप के हो जाते हैं। तो यदि आप टेंस की वीडियो भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट में करें कि सर टेंस की वीडियो बनाएं। हम टेंस की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव समझ में आएंगे आपको। डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़ें, आप टेंस नहीं आ रहे हैं आपको तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है हैड गॉन। आगे हम देखें, चूज द करेक्ट टेंस, आई बिलोंग दिस मूवी बिफोर। ठीक है, आई हैड सीन दिस मूवी बिफोर, ऐसा हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। ठीक है, तो हम इस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मॉडल, ब्लैंक में आपको करेक्ट मॉडल फिल करना है। ठीक है, ये 4 मॉडल्स दिए हैं, शुड, कैन, मे, विल। तो लिखा है यू ब्लैंक कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो यहाँ चाहिए का अर्थ दे रहा है शुड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा शुड। नेक्स्ट हम देखें, लिखा है चूज द करेक्ट मॉडल। ठीक है, ब्लैंक है और हमारे सामने मॉडल दिए हैं कुड, कैन, मे, सेल, और इस सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं, यू प्लीज हेल्प मी विथ दिस। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए आपको प्लीज दिख रहा सेंटेंस में, मतलब रिक्वेस्ट हो रही है, तो रिक्वेस्ट के लिए जनरली कुड का यूज किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुड, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लॉज,
क्लॉज भी हमें पढ़ना है। व्हाट सी सेड इज ट्रू, व्हाट सी सेड इज ट्रू, जो उसने कहा वो ट्रू है। तो इसका जो सही आंसर है, जब भी हम ये पूछें क्या कहा उसने, ऐसा प्रश्न बनेगा ना, तो जब भी क्या का क्वेश्चन बन जाए क्लॉज से तो वो नाउन क्लॉज होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट हम देखें आइडेंटिफाई द क्लॉज। इसमें भी हमें क्लॉज फाइंड करना है। लिखा है द मैन हु स्पोक टू मी इज अ टीचर। तो यहाँ हु से जुड़ा हुआ है ये, है ना, इतना जो क्लॉज है वो जुड़ा हुआ है। द मैन इज अ टीचर हु स्पोक टू मी, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है। हु, ठीक है, विच, ये एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, हु, विच, दैट। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस ही इज टू टायर्ड टू वर्क। यहाँ टू का यूज हुआ है। अब इसको हमें चेंज करना है, मतलब सही ऑप्शन चुनना है इसका। तो टू की जगह सो दैट का भी यूज होता है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट डू वर्क, है ना, ही कैन नॉट वर्क, ऐसा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इसमें भी हमें नो सूनर डिड सी मी देन सी स्माइल्ड। नो सूनर को हटा के और देन को हटा के हमें सेंटेंस प्रॉपर बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है हमें उसको समझना है। जब भी हम नो सूनर हटाते हैं तो डिड हट जाएगा और ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। ये वाला जो सी मी है, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, सी सॉ मी। एज सुन एज लग जाता है उसके पहले, क्या लग जाता है, एज सुन एज। तो यहाँ एज सुन एज किस सेंटेंस में लगा, इसमें लगा, इसलिए यही सही होगा। बाकी में तो लगा ही नहीं है एज सुन एज। नो सूनर हटता है तो एज सुन एज लग जाता है, या एज सुन एज हटा के हम नो सूनर लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एज सुन एज सी सॉ मी सी स्माइल्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन सी इज सर्चिंग ब्लैंक हर कीज। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए हैं फॉर, इन, एट और टू। तो सी इज सर्चिंग, वह ढूंढ रही है, हर कीज, अपनी चाबियां। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं ऐसी कंडीशन में। ठीक है, सी इज सर्चिंग फॉर हर कीज। नेक्स्ट हम देखेंगे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब फिर हमें प्रीपोजिशन का मिला है क्वेश्चन। ही इज एलिजिबल ब्लैंक द पोस्ट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इसका भी फॉर हो जाएगा। ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वो पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर का यूज करना है हमें, वी नीड ब्लैंक चेयर फॉर द मीटिंग। ठीक है, चेयर्स है, यहाँ क्या है, चेयर्स। यहाँ चेयर मतलब एक चेयर, और यहाँ चेयर्स लिखा है बहुत सारी चेयर। तो यहाँ पे सेवरल का यूज होगा। सेवरल मतलब होता है अनेक। ठीक है, हमें बहुत सी चेयर्स की जरूरत है फॉर द मीटिंग। बाकी मच मतलब होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए मच का यूज करते हैं। अ लिटिल का उपयोग भी वहीं होता है जिनको गिन नहीं सकते। एनी का मतलब कोई होता है। नेगेटिव सेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है, एनी का। नेक्स्ट हम देखेंगे चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। देयर इज ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ठीक है, तो मिल्क के साथ में हम मैनी लगा नहीं सकते, क्योंकि मैनी का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। सेवरल का यूज भी मैनी के जैसा ही होता है, तो इसको भी नहीं लगा सकते। आप फ्यू का यूज भी हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो इसको भी नहीं लगा सकते। सम का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम। देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ठीक है, फ्रिज में थोड़ा सा मिल्क बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर पे। आर्टिकल चूज करना है हमें। तो मोर वी रीड द मोर वी लर्न। ठीक है, तो यहाँ देखो मोर के पहले दा लगा है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा द मोर वी रीड द मोर वी लर्न। ठीक है,
हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा द। आगे हम बढ़ेंगे। अब कई जो टीचर हैं वो ये ना सोचें कि ये मोर है वो कंपेरेटिव डिग्री है। इस टाइप के सेंटेंस में हम द का यूज करते हैं कंपेरेटिव वर्ड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखें। चूज द करेक्ट आर्टिकल ही इज ब्लैंक एम ए इन इंग्लिश। तो एम ए, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? एम ए पढ़ रहे हैं, है ना, एम पढ़ रहे हैं इसको। तो हमारा पहला लेटर क्या आ रहा है? ए डी का, जो कि हिंदी वर्णमाला का स्वर है। तो हम यहाँ एन भरेंगे, हमारा सही उत्तर एन हो जाएगा। ही इज एन एम ए इन इंग्लिश। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या लिखा है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। जैसे कि हिंदी में होते ना कि जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, ठीक है, और चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, पढ़ाने वाला शिक्षक। ऐसे ही इंग्लिश में इसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। और यहाँ लिखा है एक सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं? लिखा है अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। जो चीज़ों की ब्राइट साइड देखता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्या लिखा है? अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ब्राइट मतलब सकारात्मक पक्ष को जो देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बोलते हैं। और पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। रियलिस्ट मतलब होता है यथार्थवादी। और आइडियलिस्ट मतलब होता है आदर्शवादी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, क्योंकि बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी होता है जीव जंतुओं का जंतु विज्ञान, और जियोलॉजी जो भूगोल भू विज्ञान होता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे रूल बाय द रिच। रूल बाय द रिच, अमीरों के द्वारा जो शासन होता है उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी, रूल बाय द रिच। नेक्स्ट हम देखेंगे अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड। जहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ वेपन्स को स्टोर करके रखा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे सामने आर्सनल, आर्मोरी, म्यूजियम, लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वेपन्स रखने की जगह है। ठीक है, तो यहाँ म्यूजियम तो नहीं होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा। ठीक है, लाइब्रेरी में पुस्तकें रखते हैं और म्यूजियम में को एंटिक चीज़ें रखते हैं। अब हमारा दो हैं ऑप्शन। आर्मरी मतलब होता है जो आर्मी से संबंधित आर्म्स रखे जाते हैं, वेपन्स का कलेक्शन ही होता है। और आर्सनल भी जहाँ वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट स्टोर किए जाते हैं। तो ये दो आंसर में से एक हो सकता है। अभी हम इसमें ए लगाते हैं। अपन इसका जब सबमिट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, यदि ए लगाते हैं आर्सेनल, आर्सेनल मतलब होता है जहाँ वेपन्स रखे जाते हैं और मिलिट्री के इक्विपमेंट मतलब मिलिट्री के औजार रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इडियम टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू अचीव टू थिंग्स एट वंस। ठीक है, मतलब टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने, ऐसी कहावत होती है हिंदी में, एक तीर से दो निशाने। तो इसका अर्थ होता है कि टू अचीव टू थिंग्स एट वंस, एक बार में दो उपलब्धि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें टू हिट द सैक। टू हिट द सैक इसका इडियम है ये, इसका क्या अर्थ होता है? टू हिट द सैक लिखा है टू गो टू बेड। ठीक है, तो यही इसका सही अर्थ है, टू गो टू बेड, सोने के लिए जाना, टू हिट द सैक।
नेक्स्ट है इडियम टू बी अ पीस ऑफ केक। टू बी अ पीस ऑफ केक, तो इसका आंसर जो होता है टू बी इजी होता है। ठीक है, पीस ऑफ केक मतलब कोई आसान होना, वेरी सिंपल और इजी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टू पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, तो किसी को परेशान करना होता है, टू टीज समवन। सो माय डियर टीचर्स, ये थोड़ी सी इंग्लिश का भी लेवल इसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, इडियम्स भी सीखना है, टेंस भी सीखना है, एक्टिव पैसिव भी सीखना है ना। तो इसमें जो प्रैक्टिस कराई गई है इसको आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर उसके बाद में आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके टेस्ट दीजिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, रूट के अंदर है 256 गुणा रूट के अंदर है 169। तो 256 किस, इसका वर्गमूल का चिन्ह लगा है, ये क्या का चिन्ह लगा है, वर्गमूल का। तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। 256 16 होता है 256 का, और इसका होता है 13, और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो 13 गुणा 16 हमें करना पड़ेगा, और इसका जो उत्तर आएगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो उत्तर आएगा 16 गुणा 13 करेंगे हम, तो हम देखेंगे यहाँ पे 13 × 78, 7 हासिल आई, 13 एकम 13 और 7 20 होता है, तो 208 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे सवाल जो होते हैं तो पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। आपने एक बॉडमास का नियम पढ़ा होगा, है ना, बॉडमास, ये नियम गणित में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित सवाल आएंगे। बॉडमास बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है क्या, कोष्ठक, ठीक है। सबसे पहले कोष्ठक हल किए जाते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, जहाँ का लिखा होगा का मतलब होता है गुणा, तो वहाँ गुणा करना है। फिर डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और सबट्रैक्शन मतलब घटाना। या आपने हिंदी में ये नियम सुना होगा भागु योग, है ना, या एक दोहा सुना होगा कि का करके पुनि भाग कर, और फिर गुण लेत सुजान, ता पीछे ऋण धन करे, भिन्न रीति यह जान, रे भैया भिन्न रीति यह जान। तो आपको इस तरह से भिन्न रीति से ये करना है। तो 125 और 216 को जोड़ देंगे, है ना, 125 और 216 को जोड़ेंगे तो 341 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 341, और इसमें फिर हम 11 से भाग दे देंगे। 11 से जब इसमें भाग देंगे तो 11 × 3 = 33 और 11 एकम 11 31 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है 2/3 गुणा 5/7, क्या है, इसको हम ऐसा लिख लें 2/3 गुणा 5/7 भागित 10/21। तो जब भी ऐसी भाग का चिन्ह हो और हमें भिन्न दी गई हो तो हम भाग की जगह गुणा लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे 2/3 गुणा 5/7, और भाग की जगह गुणा लगा देंगे, और इस संख्या को जो भाग के बाद वाली भिन्न है उसको पलट के लिख देते हैं। 21 ऊपर लिख देंगे और 10 नीचे लिख देंगे। अब हम इसको काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 × 21, नीचे से ऊपर की संख्या कटती है ना, और ये 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे ही 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो जब पूरी संख्याएं कट जाती हैं तो एक उत्तर आ जाता है। क्या आ जाता है, एक हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसमें भी हम देखेंगे कि 11/12 है और गुणा 24/33 है, ठीक है। तो 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 × 3 = 33, 2 एकम 2 और 2 × 12 = 24, और 3 एकम 3, 3 चौकी 12। तो क्या बचा, सिर्फ एक को छोड़ देंगे, हमारे सामने पास में क्या बचा है, ऊपर 4, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 12 नहीं लिखा, 12 लिखना था, 12 दूनी 24, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से हम बता देते हैं, मिस्टेक से मैंने 1/2 लिख लिया। 11/12 गुणा 24/33
33। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 11 एकम 11, 11 ती 33। तो ऊपर क्या बचा है 2 और नीचे बचा है 3, तो 2/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको पिछले मॉक टेस्ट में भी प्रतिशत निकालना बताया है, तो 750 का मतलब होता है गुणा। गुणा लगाएंगे, 25 लिखेंगे और प्रतिशत के बदले में बाटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 पंची 25, ये आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ना तो 75 2 से कटेगा पूरी तरह से, ना ही 5 2 पूरी तरह कटेगा 2 से, मतलब दशमलव में उत्तर आना है और दशमलव का उत्तर हमारा 1 है, ऑप्शन में है। तो 1 है तो फिर तो हम इसी में लगा देंगे। मान लो यदि 2 3 ऑप्शन होते तो हम इसको करते कैसे, तो 75 का गुणा करते 5 में, है ना। 75 दूनी 150, 75 तिया 225, 75 चौके 300, 75 पंचे 375 आंसर आता है इसका, और बटे में 2 है। फिर हम 2 से भाग देते इसको 2 से भाग देते तो क्या आता, 2 एकम 2, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 साते 14 और दशमलव लगाते शून्य लगाते 2 पंचे 10, तो हमारा 187.5 ही आता। चलिए आगे हम देखेंगे 900 का 30%, तो इसको भी हमें कैसे करना है, वैसे ही करना है, बटे में 100 कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 30 तिया 90 इसका आंसर, 30 तिया का 30 90 270 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखें, यदि 20 आदमी 15 दिन में काम करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि 20 आदमी 15 दिन में काम करें तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, वही काम की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हमें देखना है कि 20 आदमी हैं 15 दिन हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे मेन और डी, कितने हैं 20 हैं तो 15 दिन लग रहे। ठीक है, अब आदमी 12 हो गए तो दिन कैसे होंगे, बढ़ेंगे, तो मान लिया हमने x है। ठीक है, क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज में क्या करना होता है कि हमारा जो है गुणा हो जाएगा। ऐसी चीज में हम सीधा सीधा गुणा करते हैं और बराबर में लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 20 गुणा 15 बराबर 12 गुणा x। ठीक है, x का मान निकालना है तो ये 12 इसके बटे में चला जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा यहाँ से। अब इसको काट देंगे हम, 4 ती चौकी 12 और ती पाँची 15 और ये 4 से कट जाएगा तो 5 4 पंचे 20। अब 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे सवाल जब एक संख्या घट रही हो और दूसरी बढ़ रही हो, जैसे यहाँ आदमी घटा दें तो दिन बढ़ जाएंगे, है ना, बढ़ जाएंगे कि नहीं, तो इनको हम इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती सवाल। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 15 किताबों का मूल्य 450 है तो 25 किताबों का मूल्य क्या होगा। अब 15 किताबों का मूल्य 450 है तो 25 का ज़्यादा ही होगा ना, तो ऐसे सवाल कहलाते हैं समानुपाती सवाल या अनुक्रमानुपाती सवाल। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो या तो हम इसको एक एक नियम से कर सकते, जो कक्षा 5वीं चौथी कक्षा में है, कि पहले हम एक किताब का मूल्य निकाल लें फिर 25 का निकाल लें। तो एक का निकालने के लिए इसमें भाग देंगे, है ना, तो 30 रुपये निकलेगा और फिर 25 का गुणा करेंगे तो 25 × 75 750 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है, समीकरण दिया है कि 6x धन 7 बराबर 43 है, इसमें x का मान निकालना है। तो हम पहले 7 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ से 7 घटा देंगे तो 6x बराबर 43 में से 7 घटाएंगे तो 36 बचेंगे और फिर 36 6 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा x बराबर 6। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है 100वां नंबर का प्रश्न, ये भी, इसमें भी x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया है हमारे सामने 8x - 5 बराबर 3x धन 20। तो हम x की एक तरफ कर लेंगे और अचर राशि एक तरफ कर लेंगे। तो 8x
ऋण 3x बराबर से 20 धन 5। अब ये सर कहेंगे कि ऋण के 5 है, यहाँ धन 5 क्यों लिखा? तो जब एक साइड से दूसरे साइड में जाती है संख्या तो वो अपना चिन्ह बदल लेती है, विपरीत चिन्ह लगा लेती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और गुणा का भाग, भाग का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे 8x में से 3x घटा देंगे तो कितने x बची? 5x बची, और ये 20 और 5 25 हो जाएंगे। अब हम ये काट देंगे, ये 5 एकम 5, 5 पंची 25, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे इसको सर्वसमीका का उपयोग किया गया है ना, तो आप लोगों को सर्वसमीकाएं याद करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर्वसमीका, इसमें a धन b का होल स्क्वायर लगी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 36a स्क्वायर धन 60ab और धन 25b स्क्वायर। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। इसको कैसे किया है, इसके लिए आपको a धन b का होल वर्ग बराबर जो सर्वसमीका होती है a स्क्वायर धन 2ab और धन b स्क्वायर, ये सर्वसमीका उपयोग करना पड़ेगी। यहाँ a का मान पूरा 6a है और b का मान यहाँ 5b है, तो यहाँ पे हम 6a का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2 गुणा 6a लिखेंगे और गुणा 5b लिखेंगे, और फिर धन 5b का वर्ग लिखेंगे, ऐसा। तो 6a का वर्ग हो जाएगा हमारा 6 का 36 हो जाएगा, और a का a वर्ग हो जाएगा। ठीक है, धन 2 छक्के 12 और 12 पंचे 60, तो 60, और a का b में होगा तो a भी हो जाएगा, और इसका ऐसा हो जाएगा 5 का होगा 25। ठीक है, और b का b वर्ग। तो देखो हमारा वही उत्तर आ गया जो a ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हमें करना है। सर्वसमीकाएं याद होना चाहिए। ये कक्षा 6वीं में बीजगणित नाम से एक चैप्टर होगा, है ना, एलजेब्रा, उस चैप्टर में आपको ये पूरी सर्वसमीकाएं मिल जाएंगी। ये ऋण वाली सर्वसमीका है, तो ऐसे ही आपको ऋण में बस उसकी सर्वसमीका याद होगी तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे इसका आंसर हो जाएगा 8 8 24 3 त्रिका 9, तो 9 तो ठीक है, बीच में माइनस आएगा, तो बीच में माइनस 8 64, तो इसका हो जाएगा 64x स्क्वायर माइनस 48x वाई प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैसे ही सर्वसमीका का उपयोग करके थोड़ा समय लग रहा है, आप लोग चाहें तो हर टॉपिक पे हम वीडियो डिटेल में बना सकते हैं, लेकिन आप जुड़े रहें और बने रहें। ठीक है, 103 नंबर का क्वेश्चन है। इस सर्वसमीका को भी बिल्कुल इजी है ये, है ना। इसका हो जाएगा 6x ऋण 7y और 6x धन 7y, ये उत्तर हो जाएगा। अब कैसे हुआ, इसमें भी सर्वसमीका लगी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है, विकर्ण पूछ लिया है, तो आयत के विकर्ण का सूत्र हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आयत का विकर्ण पूछ लिया है, तो जो विकर्ण है वो क्या होगा, इसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र होता है विकर्ण बराबर से, जो विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम डी लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, डी इज इक्वल टू होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर वर्गमूल का चिन्ह लगाना। तो अब यहाँ पे हमारा लंबाई का वर्ग मतलब 24 का वर्ग हो जाएगा, 576 डायरेक्ट लिख दे रहे, और चौड़ाई 7 का हो जाएगा 49। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 625, और ये वर्गमूल में लिखा है, तो वर्गमूल 625 का वर्गमूल होता है 25, तो यहाँ मीटर है तो 25 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण पूछ लिया है, तो वर्ग की भुजा मतलब a दी गई है ना, a बराबर 20 है, तो a अंडर रूट 2 होता है इसका सूत्र। क्या होता है, a अंडर रूट 2, तो ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में उत्तर आएगा, तो 20√2 इसका उत्तर आ जाएगा, मतलब ए वाला उत्तर ही इसका भी सही है।
आगे हम देखें 80 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। अब हमें ये याद रखना है, जब समपूरक पूछते हैं तो 180 में से घटाना होता है, ठीक है, और पूरक पूछते हैं तो 90 में से घटाना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है 180 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 का पूरक, देखो अब पूरक पूछा है तो हम किस में से घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे, और 90 में से 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, परिधि क्या होगी। तो अब परिधि का सूत्र आना चाहिए हमें। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, आर मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की जगह पे क्या रखना है, यहाँ दिया है 22/7। पाई का मान होता है 22/7, और आर कितनी दी गई है, त्रिज्या कहलाती है आर, 28 दी है। अब हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब ऊपर का ऊपर सीधा गुणा कर देना है, 2 का 22 में, वो जो आएगा वो 4 में। ठीक है, तो 22 चौके 88, 88 दूनी क्या होगा, 176। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या होगी। अब त्रिज्या पूछ ली है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 616, है ना, सेंटीमीटर दिया, अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे सेंटीमीटर, और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें दिया गया है 616, हमने यहाँ लिख दिया पाई 22/7, और आर स्क्वायर, आर तो निकालनी ही है त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो इधर जाएगा यहाँ जो 22/7 है, ये इस तरफ जाएगा तो ये पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा गुणा में। तो 616 गुणा 7/22 बराबर से आर स्क्वायर। ठीक है, अब 22 से हम इसको काट देंगे, 22 से काट देंगे, 22 दूनी 44, इसमें से 61 में से 44 गए तो कितने बची, 17 बची, है ना, और 22 अट्ठे 176, तो 28 गुणा 7 करना है अब हमें, वो हम आर स्क्वायर के बराबर में लिख देंगे, है ना, 28 गुणा 7, तो 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो 196 आ गया। अब हमारा जो आर स्क्वायर बराबर 196 आया, स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल में बदल जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 196 का वर्गमूल होता है 14, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 14। ठीक है, हमें 1 से लेके 20 तक के तो कम से कम वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल याद करना है। ठीक है, गुणा आ गया है 4.5 का 3.2 में, तो हम अभी दशमलव को ध्यान में ना रखें, सीधा गुणा कर लें, 32 पंचे 32 का कर दें या 2 का कर दें, चलो 2 से कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 32 पंचे 160 होता है। ठीक है, तो ऐसे 2 से कर दे रहे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 3 5 15 और 3 चौके 12 और 1 13, इसका कर देते, जोड़ देते हैं, 9 4 14, 9 5 14, और यहाँ 4 और 1 का 1, और यहाँ दशमलव 1 ये और 1 2 अंकों बाद दशमलव, 14.4, तो आंसर है हमारा 14.4, ए वाला हो जाएगा। ऐसे ही इसका गुणा करना है। ठीक है, इसका गुणा करना है 0.65, दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, है ना, 0.65 गुणा 0.4। अभी हम ऐसे ही गुणा कर ले रहे 4 का, तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, ये हो गया। ठीक है, हासिल लगा दी इसमें 2, 4 छक्के 24 और 2 26 लिखना था यहाँ। ठीक है, 26। अब 1 2 3 3 अंकों बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 0.26 आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.26। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ अब भाग देना है, भाग देना है तो भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, दशमलव वाले भाग कैसे देते हैं, यहाँ हमें ऐसा देखना है, भाग मतलब बट्टी, बट्टी में लिख दें 6.3 बटे 0.9,
तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, यहाँ भी कितना है 1, तो दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो ये सब बच जाएगा 63/9, और 9 से काट देंगे, 9 7 63, तो आंसर है हमारा 7। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे, इनको जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं दशमलव वाली संख्याएं, 4.2, 5.8 और 1.5 ऐसे जोड़ते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं और संख्याओं को लिख देते हैं। तो ये होगा 15, 15 का 5 हासिल आई 1, 5 5 10 और 1 11, 11.5 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 15.6 ऋण 4.8, घटाना भी वैसे ही है, 15.6 4.8। ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पे 6 में से 8 नहीं घट रहा, तो यहाँ से लेंगे कैरी 4, यहाँ से 1, 16 में से 8 गए 8 बचे, 4 में से 4 गए 0 बचा और 1 का 1, तो यहाँ 10.8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गुणा करना है, तो 4 तिया 12 और 3 चौके 12 और 3 8 24 और 1 25, 25.2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमें भाग देना है, तो 12 8 96, 8 आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करना है, 4 छक्के 24, 24 पंचे 120 और 120, तो 0.12 आंसर आ जाएगा। हम मौखिक कर ले रहे हैं ना, आपको हमने समझा दिया वैसा करना है। अब इनको जोड़ना है जैसे, तो मैं फिर से बता देता हूँ, 3.15 लिखेंगे और 4.85 लिखेंगे, जोड़ देंगे तो 5 5 10 और यहाँ पे भी 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 और यहाँ 8, तो 8.0 आ जाएगा आंसर। 00 या कुछ भी जीरो ना लगे तो भी चल जाएगा, 8 दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, कुछ अंक होता तो फिर मान लेते। ठीक है, यहाँ देखो इसका गुणा पहले सवाल जैसे ही आ गया, ये इसका वर्गमूल 20 होता है, इसका होता है 225 15। ठीक है, तो यहाँ पे 20 गुणा 15 करेंगे हम तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 300। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इनको पहले हम कोष्टक वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 343 और 216 कितना होता है, 9 5 5, 559, और इसको 13 से भाग देना है, किससे, 13 से काट देंगे, 13 चौके 52 और 13 3 39, 43 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा पर्यावरण खुल जाएगा। पर्यावरण के क्वेश्चन हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। परिवार और समाज के बीच क्या संबंध है ना। परिवार, अब हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे, जो हमारा सकारात्मक ऑप्शन होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, बिल्कुल सही बात है। परिवार समाज से अलग है, नहीं। परिवार समाज का विरोधी है, नहीं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। बड़े बूढ़ों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, तो हमारा दायित्व है आदर एवं देखभाल। ठीक है, अगला हम देखें, पालतू पशु पक्षी हमारे क्या हैं, तो वो संगी एवं सहायक हैं, बोझ भय परेशानी नहीं है। अगला हम देखें, पेड़ पौधे पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं, तो वो ऑक्सीजन देकर, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। देते तो वो सब कुछ हैं, फल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, फूल भी देते, पत्ती भी देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। वनों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो वो है पर्यावरण संतुलन के लिए, इनमें केवल है, इसलिए ये तीनों आंसर ऑप्शन कट जाएंगे। अगला हम देखें, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का क्या अर्थ है। प्राकृतिक संसाधनों का सही और सीमित उपयोग। ठीक है, हमें सही से उपयोग करना है और सीमित करना है, ऐसा नहीं कि वो प्राकृतिक है फ्री के मिल रहे तो हम जितना चाहे कर रहे, ऐसा नहीं करना है ना। नेक्स्ट, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। नवीनीकृत मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी ऐसी ऊर्जा, तो वो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है, खेल और व्यायाम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो खेल और व्यायाम से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव पड़ता है। अगला देखेंगे हम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या महत्व है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है सामाजिक एकता और संस्कृति का संरक्षण करते हैं, सामाजिक एकता है ना। अगला है, स्वस्थ जीवन के लिए आवास की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो स्वस्थ जीवन के लिए आवास जो है वो स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल कौन करता है, तो सब करते हैं, समाज, सरकार, नागरिक, है ना।
राष्ट्रीय धरोहर का क्या महत्व है? तो इतिहास और संस्कृति की पहचान। शौचालय की स्वच्छता क्यों आवश्यक है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते हैं। बीमारियों से बचने के लिए हमें शौचालय स्वच्छ रखना चाहिए। संतुलित आहार का क्या अर्थ है? तो संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। फल सब्जियों का क्या महत्व है? फल सब्जियों से हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो हमें ये जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा जल चक्र की प्रक्रिया क्या है? तो जल चक्र में क्या होता है? पहले वाष्प बनती है, भाप बनती है, फिर वो भाप ठंडी होकर पानी बनती है जिसको संघनन कहते हैं, फिर वर्षा होती है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेयजल को सुरक्षित कैसे रखें? ढक्कन लगाकर और उबालकर। ठीक है। वायु प्रदूषण में कौन सा रोग, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है? श्वसन संबंधी रोग वायु प्रदूषण से होता है। अगला है आपदा प्रबंधन का क्या अर्थ है? तो आपदा से बचाव, राहत एवं पुनर्वास। अगला है मिट्टी पानी बीज का क्या संबंध है? तो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। जैविक खाद का क्या लाभ है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना। ठीक है। आप रुक करके आराम से समझ के कर सकते हैं। वनों की कटाई का क्या प्रभाव है? तो पारिस्थितिक असंतुलन। वनों की कटाई करने से जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें असंतुलन उत्पन्न होता है। अगला ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। नेक्स्ट है प्लास्टिक अपघटक क्यों है? क्योंकि जल्दी नष्ट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान का क्या महत्व है? अंतरिक्ष विज्ञान ब्रह्मांड की खोज एवं ज्ञान। नेक्स्ट ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज, मतलब पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरणीय जागरूकता एवं संवेदनशीलता इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है ईवीएस शिक्षण में गतिविधियों का क्या महत्व है? तो व्यावहारिक अनुभव एवं समझ। अगला है परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का क्या लाभ है? तो खोज, अनुभव एवं समस्या समाधान, ये सीखते हैं बच्चे। सतत मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो सतत मतलब निरंतर होता है। ठीक है। निरंतर आकलन एवं प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है स्थानीय पर्यावरण समस्याओं का समाधान कैसे करें? तो सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता से ही होगा ये स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं का हल। अगला यहाँ 150 हो ही गए हैं। अगला क्या 150 हो गए हैं, तो अब हम सबमिट करेंगे। ठीक है। तो जो पिछली वीडियो जो थी इसके फर्स्ट पार्ट, उसके और इसके टोटल मिला के रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे। सबमिट करने पे यहाँ आया है व्यू स्कोर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्कोर दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो 149 आए हैं। एक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, हो सकता है वही क्वेश्चन हो जिसमें वो वेपन्स वाला इंग्लिश वर्ड था जो है ना, उसको चलो देख लेते हैं कौन सा गलत हुआ। यहाँ पूरे सही उत्तर हमारे दिख जाते हैं और हम फटाफट से देख लेते हैं। ये वाला गलत हो गया। भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की का क्या महत्व है, मत है? हाँ, ये बात सही है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? सही उत्तर हम यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, इसमें सही ये गलत हो गया, लेकिन सही कौन सा है ये नहीं बताया इन्होंने। इसमें हमें लगता है सही टिक नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। जो सही उत्तर है ये जीन पियाजे के अपोजिट चलते हैं। जीन पियाजे ने बताया था, क्या बताया था कि ये इंटर डिपेंडेंट हैं, दोनों एक साथ विकसित होते हैं, ऐसा कहा है वाइगोत्स्की ने। लेकिन भाषा विचार का विकास करती है और विचार भाषा से पहले आता है ना। इन दो में से इसका आंसर है। तो आप लोग हमें बताएं पढ़ कर के कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है। जो भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं ऐसा भी कहा है वाइगोत्स्की ने, और ये कहा है कि विचार मौखिक है और भाषा बौद्धिक होती है। ठीक है। सारी चीज़ें बताई हैं। तो जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ठीक है। विचार पहले आता है, तो ये जीन पियाजे का है, तो इनका आंसर ये होना चाहिए, भाषा विचार का विकास करती है। ठीक है। तो इस पे आपको अच्छे से समझना है। बाकी आपको ये वीडियो यदि काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने शिक्षक साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की सही तैयारी हो सके। और मिलते हैं हम अगले मॉक टेस्ट के साथ, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।